डिटर्मिनेंट को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं ये देखिए। मान लीजिए एक डिटर्मिनेंट ऐसा है तो ये x का फंक्शन है डिटर्मिनेंट आपका, और हमें d डेल्टा बाई डी एक्स निकालना है। x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। इसका ये तरीका होता है बेटा, देखो समझ आया। एक एक करके तीनों रोज़ को डिफरेंशिएट करके ऐड करना है। तीनों कॉलम के भी थ्रू जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पहले कॉलम को किया, फिर दूसरे को किया, फिर तीसरे को किया, या पहले रो को किया, फिर दूसरे रो को, फिर तीसरे रो को। ठीक है, नोट करो इसको। सिंपल डिफरेंशिएशन तो आता ही है ना अपने को, 11th में पढ़ा है। कठिन वाले पढ़ेंगे अपन 12th में। तो देखो एक दो क्वेश्चंस लेता हूँ इसके ऊपर। सिंपल वाले पता है ना, जैसे एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, टैन एक्स का, पता है कि नहीं पता है? ठीक है, अच्छा एक पहला सवाल मैं बनाऊंगा, फिर आपको दूंगा करने के लिए। सिद्धिया मान लो गिवन एफ एक्स इक्वल टू 1 2a a स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब e की पावर x माइनस ए
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और बोल रहा है प्रूव दैट एफ डैश ए इक्वल टू 0। देखो ध्यान से, सिंपल सवाल होते हैं ये, लेकिन मेंस वगैरह में आ जाते हैं, तो इसलिए जानना ज़रूरी है। एफ डैश एक्स पहले निकालेंगे, तो देखो ये तो एक्स का फंक्शन है नहीं, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या आएगा 0, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 0 0 0 बनेगा, वो 0 आ जाएगा। तो मेनली हम अब लिखेंगे 1 2a ए स्क्वायर, और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 2x 3x स्क्वायर, ये ऐसे ही छोड़ देंगे। प्लस अब इसका करेंगे, है ना बेटा, तो 1 2a ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशियल ई की पावर x माइनस ए, और x माइनस ए का 1, अरे हाँ कि ना, इसका बोलो ई की पावर, और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का 2x, और ई का ई की पावर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब, और इसका 3x। ठीक है, ये आया एफ डैश एक्स, लेकिन हमें निकालना क्या है एफ डैश ए, तो अब x की जगह हमें रखना है a। तो देखो एफ डैश ए इज इक्वल टू, x की जगह ये रखना है, तो 1 2a ए स्क्वायर 1 2a 3a स्क्वायर, है ना, और ये कितना जाएगा x को ये रखने पर 1 1 1, और यही आएगा ना, प्लस 1 2a ए स्क्वायर, बोलो ए स्क्वायर 2a एंड, अरे ठीक है क्या, तो ये तो 0 हो गया मेरे ख्याल से, कॉमन आ गया ना, नहीं आ रहा है क्या, चलो फिर देखते हैं कुछ कॉमन दिखेगा कहीं से, कुछ ये दिख रहा है ना, कॉमन दिख रहा है, अच्छा ठीक है, चलो पहले 2 0 बना लें अपन, इसमें R2 को अपन लिख देते हैं R2 माइनस R1, और R3 को भी लिख देते हैं R3 माइनस R1, तो 1 2a ए स्क्वायर 0 0 2a स्क्वायर 0 1 माइनस 2a एंड 1 माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। और इसमें कुछ ऑपरेशन लगाएं, इसमें से ए कॉमन ले लें क्या, यहाँ से ले लूँ, तो ए कॉमन यहीं निकाल लूँ क्या, तो यहाँ क्या बचेगा 1, यहाँ a और यहाँ ए स्क्वायर, तो यहाँ भी यही ऑपरेशन लगा दें सेम। हाँ बेटा, यहाँ से तो ए क्यूब, यहाँ बचेगा 1 1 और ये 3, यहाँ से भी ये आ जाएगा ए की पावर 4 2 1 2, अरे ठीक है क्या, फिर ये ऑपरेशन लगा दें, तो 1 2 1 0 माइनस 1 0 0 0 2, ठीक है ना। कैलकुलेशन देखें जरा, एक्सपेंड करें कॉलम के अलाउंग, तो सिर्फ इसका लेना है 1 इंटू ये 0, तो माइनस 2a स्क्वायर इंटू 1 माइनस 2a प्लस ए की पावर 4, फिर एक्सपेंड करें, ये देखो बेटा माइनस 2 ही आएगा ना, अब मदद करना जरा, ये कितना जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 4a क्यूब और माइनस 2a की पावर 4, मतलब कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, क्वेश्चन देखना पड़ेगा मेरे को। 1 2a, अच्छा मैंने गलत क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ 3a स्क्वायर दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन गलत लिख दिया, अब तो हो गया, तो अब तो कुछ बचा ही नहीं, ये 3a स्क्वायर हुआ ना, अरे ठीक है, तो यहाँ 3 आएगा मेरे ख्याल से, अब तो कोई ऑपरेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है, वही तो बोली था कठिन क्यों हो रहा है, तो आसान होते हैं सवाल, समझे कि नहीं समझे बेटा। तो ये आइडेंटिकल हो गए दोनों, वहाँ भी वो फर्स्ट और थर्ड, क्या आ गया जी, क्वेश्चन मैंने गलत लिख लिया था।
अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, गिवन ए बी सी आर इन एपी, एपी समझते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एंड एफ एक्स इज इक्वल टू बोल रहा है प्रूव दैट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। देखो कोशिश करो, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा ये प्रूव करना है। इसमें रो वाइज डिफरेंशिएशन करना ठीक रहेगा, कॉलम वाइज? कॉलम वाइज, क्योंकि एक कॉलम पूरा कांस्टेंट है, तो कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन कर लो तो दो ही डिटर्मिनेंट बनेंगे। हुआ क्या, एफ डैश एक्स निकाला गया, एफ डैश एक्स पहला डिफरेंशिएशन 1 1 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 1 1, पहले रो का किया, सॉरी पहले कॉलम का, प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका 2x 4x 6x 1 1 1, अरे ये तो 0 है, क्यों 0 है? दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, तो सिर्फ यही बचा है। तो एफ डैश एक्स अब यहाँ से लेके आगे बढ़ते हैं, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी 2x 4x 6x 1 1 1, अरे दो जीरो बना लें, पहले x कॉमन ले लूँ क्या? इनफैक्ट 2x कॉमन ले लूँ क्या? अरे बोलो यार, 2x कॉमन ले बेटा, यहाँ क्या बचेगा 1 2 और यहाँ 3, ये दो जीरो बना लूँ, तो R2 को लिख देते हैं अपन, बोलो R2 माइनस R1, और R3 को लिख देते हैं R3 माइनस R1। तो ये डिटर्मिनेंट अब दिखेगा 2x x प्लस ए 1 1, ये हो जाएगा b माइनस ए, अरे बोलो यार, ये 1 और ये 0, और ये क्या हो जाएगा c माइनस ए, ये 2 और ये 0। कोई डाउट यहाँ तक? एक्सपेंड कर दूँ सीधे, तो 2x खाली इसका लेना है, ये गया, तो क्या बचा देखो 2 टाइम्स b माइनस ए माइनस सी माइनस ए, अरे यही बचा ना, हाँ कि ना?
2x याद करो ये AP में है, दिया हुआ है ना, तो 2D, अरे कॉमन डिफरेंस, और ये कितना 2D, अरे D इज कॉमन डिफरेंस, समझ में आया कि नहीं आया? अरे C माइनस ए भी कितना होगा 2D, C तीसरा टर्म है ना, और B माइनस ए कितना होगा D, और आगे 2 लगा है, तो 2D माइनस 2D कितना आ गया 0, यही प्रूफ करना। D is common difference of AP. ये पॉपुलर प्रॉब्लम्स हैं, आजकल पूछे जाते हैं, हाइब्रिड बोलेंगे इसको, कैलकुलस भी आ गया और डिटर्मिनेंट भी हो गया और AP भी हो गया, 3 चैप्टर को मिक्स करके एक सवाल बना दिया। तो तीनों की प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। किसी से हुआ था ये सवाल? 1 2 3 4 5 6, बस बाकी लोग कहाँ अटक गए? थोड़ा ध्यान से करिए, ये वाला बनना चाहिए। अब ये JEE में आ चुका है जो दे रहा हूँ। गिवन e की पावर x cos x x sin x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 1 ln समझते हैं ना, ठीक, इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स स्क्वायर। देन वैल्यू ऑफ b इज, ऑप्शंस हो गए 1 0 -1 2। देखो तो कोशिश करो, b की वैल्यू पूछ रहा है। हुआ क्या? अच्छा एक बात बताओ, मैं ए की वैल्यू पूछता तो क्या करते? चलो यहीं से शुरू करते हैं, मैं तीनों की वैल्यू निकालना सिखाता हूँ आपको। ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं? सिंपल, पुट x इक्वल टू 0, x को 0 रखेंगे, देखो यहाँ पर 1 बोलो, 0 1 बोलो फटाफट, 1 बोलो, 0 ln 1 क्या होता है? 0 1 बोलो, 0 0 1, और इधर क्या आता है? ये अरे ये 0 हो गया ना। अब देखो
ये दो आइडेंटिकल हो गए, तो ये कितना आ गया 0, तो ये तो 0 आ गया, नहीं आया, लेकिन हमें तो निकालना b था, तो हम क्या करते हैं एक बार डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं f डैश x, करें इसको f डैश x, कॉलम वाइज करें कि रो वाइज करें, वेरी गुड, तो e की पावर x का e की पावर x, cos x का माइनस साइन x, x का 1 साइन x ln 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 1 1 प्लस e की पावर x cos x x, बोल बेटा cos x और इंटू 2x, अरे बोलो हाँ कि ना, और ये 2x 1 1 1, अरे ठीक है क्या, और RHS का डिफरेंशिएशन बोलो, a का डिफरेंशिएशन 0, bx का b और cx स्क्वायर का आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया। नाउ पुट अगेन x इक्वल टू 0, x को 0 रखो तो 1 0 1 0 0 1 1 0 1 प्लस बोलो 1 0 सॉरी 0 नहीं 1 1 1 1 0 1 0 0 1, और इधर क्या बचा b, अरे हाँ कि ना, तो ये तो 0 हो गया ना भाई, इसका हेडेक नहीं है, इसको तो एक्सपेंड भी कर दे डायरेक्ट, तो कोई बड़ा नहीं दिख रहा मेरे को, देखो 1 इंटू 0, अरे यार बोलो ना, और ये वाला 1 माइनस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू b, यानी b की वैल्यू क्या आ गई, तो कौन सा आंसर सही हो गया हमारा, c, दिस इज करेक्ट। अच्छा c की कैसे निकालते हैं बताओ, कुछ आइडिया मिला, एक बार और डिफरेंशिएट करके फिर x को 0 करेंगे, जरूरत ही नहीं है, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे आ जाएगा जो आना है, अरे हाँ कि ना, ठीक। अच्छा इसका इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट का अभी बता नहीं रहा हूँ क्योंकि इंटीग्रेशन में बता दूंगा, वही हो प्रोसेस, रो वाइज कर सकते हैं या फिर कॉलम वाइज। इंटीग्रेशन अभी अपने को आता नहीं इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, जब इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे करके बताएंगे, ठीक। लिखिए, हेडिंग डालिए मैट्राइसेस, लिखिए मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ well defined objects. Matrix is a rectangular array of well defined objects. In other words, we can also say it is an arrangement, it is an arrangement in form of, it is an arrangement in form of rows and columns.
of definite elements value of a matrix is not defined, value of a matrix is not defined unlike its determinant, value of a matrix is not defined unlike its determinant. जैसे डिटर्मिनेंट की हम वैल्यू निकाल पाते थे, हम मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ये सिंपली अरेंजमेंट है, अभी पढ़ेंगे अपन आगे चल के, अच्छे सवाल भी हैं कि आपको दे दिया जाएगा हम कितने ऐसे मैट्रिक्स बना सकते हैं 2x2 के या 3x3 के, जिसमें सारे एलिमेंट सिर्फ 1 और 0 होने चाहिए, 1 0 -1 होने चाहिए। तो यहाँ पे PNC लगता है फिर बड़ा अच्छा वाला, तो वहाँ पे PNC के थ्रू हम निकालेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है अरेंजमेंट है ये। तो अरेंजमेंट करना, जैसे एलिमेंट को इस पोजीशन से उठा के उस पोजीशन पे करेंगे, जैसे A11 से उठा के A31 पे कर दिया तो वो मैट्रिक्स बदल गया। तो ये अरेंजमेंट है, लेकिन हम इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो तरह तरह के मैट्रिक्स हैं, मैं काइंड्स फटाफट बोर्ड पे लिखता जाता हूँ। एक है रो मैट्रिक्स, ये सब आपके बुक्स में भी हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। A11, A12, A13, A14 समझ ही होंगे, सिर्फ सिंगल रो होना चाहिए। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। इसमें कितने रोज हैं, कितने कॉलम्स हैं, ये कितने ऑर्डर का है, 1x4 का। पढ़ा है ना, आप बताया था ना I×J का क्या मतलब है। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स समझ ही गए होंगे। A11 बोलो, इस तरह की चीज़ है ना बेटा, बोलो 4x1, मतलब कॉलम एक होना चाहिए, ठीक है। 0 और नल मैट्रिक्स सिंपल है, ऑल एंट्रीज आर जीरोज, कितने भी ऑर्डर का हो सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ये है, ये हो गया कितने ऑर्डर का बोलो बेटा, 2x3। ये वाला, ये सब 0 मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना। फिर स्क्वायर मैट्रिक्स बता ही सकते हो, बोलो नंबर ऑफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। है ना, 2x2 है, और ये तो अपन पढ़ते आ रहे हैं। थ्री बाई थ्री है ना। तो देखो हम लोग डिटर्मिनेंट में स्ट्रेट लाइंस रखी थी, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्वायर ब्रैकेट टाइप रखते हैं। कुछ किताबों में आपको ऐसे भी दिख जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक ही बात है। आगे चल के आप बीटेक वीटेक करने जाओगे तो फर्स्ट या सेकंड सेम में वापस आपको पढ़ना है, तो वहाँ पे आप पढ़ोगे इट इज़ अ फंक्शन, मैट्रिक्स इज अ फंक्शन। मैं अभी उसकी डिटेलिंग में नहीं जा रहा हूँ, वहाँ पे आप पढ़ोगे इट इज़ अ फंक्शन। और ये बहुत काम की चीज़ है, बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स में जब भी जाओगे आप, स्टैट्स से मैथ्स एंड कंप्यूटिंग एक ब्रांच होती है जेई के अंदर, IITs के अंदर। तो अगर मैथ्स एंड कंप्यूटिंग में जाओगे तो ये पूरा पढ़ना है। पूरा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग मैट्रिक्स पे ही चलती है। तो आप आगे चल के कभी कोडिंग वोडिंग में जाओगे तो आपको इसकी महत्ता समझ में आएगी। अभी तो जितना थोड़ा लिमिटेड पढ़ना अपने को उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। ये नोट करो, फिर आगे बताता हूँ।
उसके बाद बात आगे बढ़ी, एक चीज़ डिफाइन की गई, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल डेफिनेशन है इसका, पहले समझ लो ना, लिख लेना आराम से, आपके स्टडी मटेरियल में भी सब कुछ है। उसने बोला ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन जे। बेसिक ये डेफिनेशन है कि अगर आई जे से बड़ा है तो ए आई जे मस्ट बी इक्वल टू 0। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, देख ध्यान से, ये 4/3 का एक मैट्रिक्स। अब देखो ध्यान से, हम इस डेफिनेशन को यहाँ अब लगाने की कोशिश करते हैं। आई अगर जे से बड़ा है तो वो एलिमेंट 0 है, मतलब पहला वाला सफिक्स दूसरे वाले से बड़ा है तो वो 0 हो जाएगा। ध्यान से देख बेटा, ये बड़ा है क्या 1 1 से बड़ा होता है? नहीं। ये 0 हो ये जरूरी नहीं। बोलो, तो ये चीज़ क्या हो गई? 0। समझ में आ रहा है क्या? अरे हाँ कि ना? आप देख रहे हो दो ट्रायंगल टाइप बनते हुए दिख रहे हैं। तो ट्रायंगल के लोअर हाफ में जो एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या हो गए? 0। तो इसलिए इसको बोला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अरे यार, अब मुझे ये बताओ, क्या ये 0 हो सकता है? हो सकता है। उसने ये कहा कि ये पक्का 0 होगा, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उसने ये नहीं बोला कि ए आई जे इज नॉट इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन, ऐसा तो कुछ नहीं बोला ना। उसने बोला ये पक्का 0 होंगे, ये 0 हो भी सकते हैं और हाँ कि ना? तो क्या 0 मैट्रिक्स मैं बोल सकता हूँ कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है? 0 मैट्रिक्स सारे एलिमेंट्स ही 0 होते हैं। अरे तो बोल ही सकते हैं ना यार, हाँ कि ना? नोट करो। अब देखो एक और इसमें बदमाशी की गई, एक आगे वर्ड लगाया, स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और एक और चेंज किया गया यहाँ पर, ए आई जे इज इक्वल टू 0 इफ आई इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जे। क्या चेंज आया? ये भी क्या हो गए? हाँ कि ना? ये सब भी क्या होंगे? 0। नहीं आया? आया कि नहीं आया? तो इसको बोलेंगे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसका आपको ज़्यादा सेंस समझ में आएगा जब मैं एक स्क्वायर मैट्रिक्स लूँ। देखो ध्यान से, 3/3 का लेता हूँ, ध्यान से देख बेटा, इसका आपको ज़्यादा मतलब यहीं पे समझ में आएगा। जहाँ पे i इक्वल टू जे होता है, ये i इक्वल टू जे वाले जो एलिमेंट्स हैं, ये इसको बोला जाता है प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल डायगोनल। 2 डायगोनल होते हैं, एक ये भी होता है, लेकिन ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल। इसमें i इक्वल टू जे नहीं है, दिख रहा है ना, बट इसमें i इक्वल टू जे है। ये बोलता है प्रिंसिपल डायगोनल। तो जब खाली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स था तो पक्का था कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स 0 हैं, और जब स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ, डायगोनल वाले भी 0 हो गए।
अरे यार, क्या सारे स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर होते हैं? अच्छा, दो मैट्रिक्स हैं, ध्यान से सुनो, एक अपर ट्रायंगुलर और एक स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर। कौन सबसेट है? अपर ट्रायंगुलर। हाँ कि ना? ये पक्का है कि अपर ट्रायंगुलर है? लेकिन अपर ट्रायंगुलर वाला पक्का नहीं है कि स्ट्रिक्टली अपर ट्रायंगुलर है। अरे हाँ कि ना? पक्का है, नोट करो। इसी तरह इसी बेस पे आगे बढ़ी बात, बोला लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बता ही सकते हो, ए आई जे विल बी इक्वल टू 0 इफ आई इज लेस देन जे। तो ये वाला 0, ये वाला 0, ये वाला 0 पक्का है, तो ये क्या हो गया? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं जो वो 0 हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। और आप आगे लिख लेंगे क्या खुद? स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो यहाँ पर इक्वलिटी लगा लीजिएगा और एग्जाम्पल लिख लीजिए। स्ट्रिक्टली लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स खुद ही बना लीजिए, बस आई लेस देन इक्वल टू जे करके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो उनको भी 0 बना लीजिए। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, लिखिए जरा। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज। फाइंड the maximum number of non-zero entries in a triangular matrix। ट्रायंगुलर कोई भी हो सकता है, अपर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। इन अ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10x10, ऑफ ऑर्डर 10x10। देखो कोशिश कर, 10x10 का एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसमें कम ज़्यादा से ज़्यादा नॉन जीरो कितनी एंट्रीज हो सकती हैं ये निकालना है। सोच समझ के आंसर चाहिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एंट्रीज, ऑर्डर है 10x10।
कोई भी एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ले लो, अपर लोअर जो तुम्हारी इच्छा हो, और देखो कैलकुलेट करके कितना आना चाहिए। दस बाई 10 का है ना, ये प्रिंसिपल डायगोनल हो गया। अपर ट्रायंगुलर ले लूं, कुछ भी ले लो, तो ये पक्का ये सारे जीरो हैं, ये सब क्या है, जीरो। अब देखो इसमें जो एलिमेंट्स हैं, पहले रो में एक एलिमेंट है, अरे बोलो, यहाँ तक आते आते दूसरे रो में दो एलिमेंट हो जाएंगे, हाँ कि ना। यहाँ तक आते आते यहाँ पे दो एलिमेंट हो गए होंगे ना, यहाँ पर, बोलो ना यार। अब देखो यहाँ तक आते आते तीन हो गए होंगे ना, ये सब जीरो होने वाले हैं, मैं यही बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें टोटल 10 है, तो ये 10 के 10 क्या हो सकते हैं, नॉन जीरो। 10 के 10 क्या, मेरे को मैक्सिमम निकालना है ना, तो जो मस्ट है वो तो जीरो कर दिया, बाकी को क्या कर देंगे, नॉन जीरो। इसमें ये सारे नॉन जीरो कितने, 9 नहीं आया, इसमें कितने 8, लास्ट वाले में कितने, 0 1, यही वाला, अरे हाँ कि ना। तो टोटल सम क्या आ जाएगा, 10 + 9 अप टू 1, 55 इज करेक्ट। यही क्वेश्चन बोल रहा मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, तो क्या आंसर आता है, 45। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इज 45 एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो इज 55। टोटल 100 है ना, 10/10। ऊपर लिख लो कंपेरेबल मैट्राइसेज, कंपेरेबल मैट्राइसेज, कंपेरेबल मैट्राइसेज। Two matrices A and B are said to be comparable. Two matrices A and B are said to be comparable if their orders are same, if their orders are same। जैसे एक का 2/3 का है तो दूसरा भी 2/3 का होना चाहिए, इस तरीके की बात है, तो उनको बोलेंगे एक कंपेरेबल मैट्रिक्स। ठीक है, फिर हेडिंग ऊपर डाल लो, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेज, एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्राइसेज। Two matrices A and B can be added or subtracted with each other. Two matrices A and B can be added or subtracted from each other only if they are comparable, only if they are comparable। जैसे A मान लो ऐसा है
ए बी सी डी ई एफ, तो ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर का हुआ? 2x3। और एक बी लिया अपन ने x y z l m n, ये भी 2x3 का है। तो फिर बोल रहा है कि a प्लस माइनस बी, अगर मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों में बोल रहा हूँ एक साथ, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐसे ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, इसलिए इनका कंपेरेबल होना जरूरी है। और रिजल्टेंट मैट्रिक्स भी आएगा 2/3 का। शॉर्ट फॉर्म में लिखना भी सिखा रहा हूँ। तो ए अगर मान लो इस फॉर्म में है, ए आई जे एम क्रॉस एन, ध्यान से सुनो, समझ गए क्या? एक बार में लिख दिया तो। और बी एक मैट्रिक्स है, देखो लिखना आना चाहिए ना अपने को हर तरीके से। एम क्रॉस एन, दोनों का ऑर्डर क्या है? सेम। तो ए प्लस माइनस बी को लिखा जाता है, इट इज़ अ मैट्रिक्स विच इज ए आई जे प्लस बी आई जे एम क्रॉस एन। समझ में आया कि नहीं आया? दोनों का कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है, तो वो अगर आई जे एलिमेंट है तो दूसरा वाला भी क्या होगा? आई जे एलिमेंट। समझे कि नहीं समझे? तो बुक्स में आपको फिर ये दिख जाएगा, तो समझ में आना चाहिए। मैंने ये भी इलिबरेट करके आपको बताया। समझ में आया कि नहीं आया? नोट करो। लिख लिया क्या सभी लोगों ने? लिखो आगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पता है क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स? बाकी मैट्रिक्स इक्वल टू, बस इतना। ये कुछ बात है। और साथ में स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स which obeys the rule, ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ, ए आई जे इक्वल टू 0 when I is not equal to j and it is 1 when I is equal to j। पता सब है, लिखते आना चाहिए, है ना? ए आई जे इज इक्वल टू 0 when I is not equal to j, it is 1 when I is equal to j। इसको ऐसे लिखा जाता है जैसे पहले I3 लिखा तो था। I3 का मतलब ये बात 3/3 का मैट्रिक्स है, तो जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो 1 होंगे और बाकी सब। तो ये I3 हो गया। इस तरह I4 4/4, IN N/N, बोलो हाँ कि ना? नोट करो इसको। लिखो अगला, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स which obeys the rule such that Aij is equal to 0 if I is not equal to j। Aij is equal to 0 if I is not equal to j।
स्क्वायर मैट्रिक्स है ना बेटा, जैसे मान लो 4x4 का लिया, अब समझ लो ये प्रिंसिपल डायगोनल है, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं, समझ रहे हैं, इसके अलावा जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, जीरो। ये जीरो हो भी सकता है, जैसे अभी आइडेंटिटी में जरूरी था कि 1 हो, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये 1 हो, ये 1 के अलावा भी कुछ हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -5 भी हो सकता है, इनफैक्ट 0 भी हो सकता है। ये अगर 0 भी हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर बस शर्त क्या है कि डायगोनल के अलावा जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए, 0। पहले पढ़ी बात आपको नोट कर लीजिए। क्या सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं? यस। क्या सारे डायगोनल मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं? नो। फिर लिखिए स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स it is a diagonal matrix, it is a diagonal matrix, it is a diagonal matrix which obeys the rule Aij is equal to 0 when I is not equal to j, and it is equal to k when I is equal to j। समझ में आ रहा है? और ये k कुछ भी हो सकता है, नहीं रियल नंबर, क्योंकि हम रियल प्लेन में ही बात कर रहे हैं, अपने को आगे वाली बात नहीं करनी। मतलब ये सेम होने चाहिए। नहीं आया? डायगोनल में ये सेम हो, ये जरूरी? ये 1 2 3 4 भी हो सकते थे, लेकिन अब यहाँ पे 1 2 3 4 अलाउड, 2 2 2 2 अलाउड है, 0 0 0 0 अलाउड है। अरे हाँ कि ना? बट 1 2 3 4 टाइप की चीज अलाउड नहीं है। ये बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब मुझे बताओ, क्या सारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होते हैं? कब? जब k क्या हो जाए, 1। तो सबसे बड़ा, अगर हम इन तीनों में कंपेयर करें तो सबसे बड़ा डायगोनल, फिर उससे छोटा स्केलर, और फिर सबसे स्पेशल केस आइडेंटिटी। कड़ा बजा रहे क्या बैठे बैठे? अब देखो, अब आगे बात करें मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस। यहाँ पे थोड़ा रेस्ट्रिक्शन है। लेट A and B are two matrices, then AB is defined when number of columns in A is equal to number of rows in B। क्या आवाज़ आ रही है यार? बैक से कैसे आवाज़ आती है? नई तरह के इजाद करते रहते हैं। तो ए बी इज डिफाइंड व्हेन नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। इसी तरीके से
BA is defined when number of columns in B is equal to number of rows in A. मैं करके बताता हूँ जिससे आपको थोड़ा फील आए, क्योंकि लिख तो दिया मैंने, इससे कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जैसे ये मान लो आया A11, A12, A13, A21, A22, A23, ये मैट्रिक्स हो गया 2/3 का। तो एक B मैट्रिक्स लेते हैं, B11, B12, B21, B22, B31, B32, 3/2 का। ठीक है, तो ए बी अगर निकालेंगे तो देखो कैसे निकालेंगे। इसका ये रो उठाएंगे बेटा और इनके कॉलम्स पे रखेंगे। डिटर्मिनेंट में रो को रो पे, रो को कॉलम पे, कॉलम को रो पे, कॉलम को कॉलम पे, सब अलाउड था। बस मैट्रिक्स में ये रेस्ट्रिक्शन पहला आया कि रो को उठाना है और कॉलम पे रखना है, और कुछ नहीं कर सकते आप। डिफाइंड ऐसे किया गया है। ठीक है, चलो रखें, यहाँ इस पे रखें तो आएगा A11 B11 प्लस A12 B21 प्लस A13 B31। अरे ठीक है क्या, ये पहला एलिमेंट आया। अरे इसको अपना पूरा रो बनाना है, तो इसने पहला एलिमेंट बना लिया। अब ये दूसरे पे बैठेगा, A11 B12, बोलो A12 B22 A13 B32, इसका काम खत्म। अब ये उठ के आएगा इस पे, बोलो A21 B11 A22 A21 B12 A22 B22 A23 B32, इसका काम खत्म। कितने ऑर्डर है इस मैट्रिक्स का? 2x2। अरे हाँ कि ना? तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 2x3 का था, ये 3x2 का था, तो बीच वाला 3 और 3 उड़ गया। अल्टीमेटली क्या बचा? 2x2। अगर मैं बोलता BA निकालो, BA, तो BA निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं क्या? हाँ कि ना? कुछ लोगों ने नो भी बोला, इसलिए मैं निकाल देता हूँ। BA, BA में ये रो उठेगा। अरे यार, BA में चलो इसका रो लेंगे और इसका कॉलम लेंगे। तो उसका रो और उसका कॉलम अगर ले बेटा, तो देख पहला एलिमेंट आएगा B11 A11 प्लस B12 A21, फिर यही उस पे जाएगा दूसरे वाले पे, B11 A12 B12 A22। अरे बोल, B11 A13 प्लस B12 A23। ठीक है क्या? इसका काम हो गया। फिर ये उठेगा B21 A11 B22 A21 B21 A12 B22 A22 B21 A13 B22 A23, इसका काम खत्म। फिर ये उठेगा B31 A11 B32 A21 B31 A12 B32 A22 B31 A13 B32 A23। देखो बना ना 3/3। अरे हाँ कि ना? तो देखो 3/2 2/3, तो 2 और 2 बीच का उड़ गया। अल्टीमेटली क्या आया? 3/3। तो शर्त क्या हो गई बेटा? नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, फर्स्ट मतलब जो मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इन द सेकेंड मैट्रिक्स। अरे हाँ कि ना? इसीलिए ध्यान से सुनो, यहाँ पर कहा जाता है, यहाँ पर जैसे AB बोला, तो AB का मतलब ये हो गया, देखो ध्यान से, कि B इज प्री मल्टीप्लाइड
बाई ए, ऐसा लिखा जाता है, या ऐसा भी लिखा जाता है ए इज पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई बी। बोलो यहाँ तक समझ में आया क्या? पोस्ट मल्टीप्लाइड समझते हो ना, मतलब उसके बाद में, और प्री मतलब उसके पहले, पहले मतलब लेफ्ट में, बाद में मतलब राइट में। नोट करो यहाँ तक, फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सभी लोगों ने? आ जाइए। अब मान लो यहाँ पर मैं 3x3 का मैट्रिक्स ले लेता। ठीक, तो ए बी वाला जो मैट्रिक्स बनता है वो कितने ऑर्डर का बनता है? 2x3 का। अरे हाँ कि ना? बी ए वाला नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें कॉलम 3 है और इसमें रो 2 है, तो बी ए इज नॉट डिफाइंड। अरे हाँ कि ना? तो ए बी तो बन जाएगा लेकिन बी ए बनेगा ही नहीं। इससे क्या मतलब निकला कि ए बी और बी ए बराबर नहीं होते मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, इसीलिए प्री मल्टीप्लाइड पोस्ट मल्टीप्लाइड वाली बात है। आगे मल्टीप्लाई किया कि पीछे मल्टीप्लाई किया, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मल्टीप्लाई किया बोलना गलत हो जाएगा। अरे यार, तो ए बी ए बराबर हो ये जरूरी नहीं है। मतलब हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। कम्यूट नहीं करते ये, ए बी इक्वल टू बी ए नहीं होते। जैसे एग्जांपल के लिए देख बेटा, से ए प्लस बी दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, तो ऐड कर सकते हैं ना। तो बोला ए प्लस बी का स्क्वायर करना है, मैट्रिक्स का स्क्वायर, बोला इसको खुद से ही मल्टीप्लाई करना है।
तो ए प्लस बी का स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अरे ठीक है क्या? तो देखो ए स्क्वायर, अरे ये तो ए से मल्टीप्लाई होगा ही होगा। अरे हाँ कि ना, दोनों सेम ऑर्डर के हैं, ध्यान रखना। 2/3 तो दूसरा भी क्या है 2/3, तो उल्टा पुल्टा दोनों डिफाइंड होगा कि नहीं होगा? अगर दोनों 2/3 के हैं तो क्या डिफाइंड होंगे आगे पीछे? अरे m क्रॉस n है, होगा कि नहीं होगा? पढ़े लिखे लोग हैं आप लोग। अरे दोनों m क्रॉस n है, होगा कि नहीं होगा? ये कब हो सकता है? जब n इक्वल टू m हो। नहीं आ रहा है तो यहाँ पर अब a स्क्वायर तो हो गया, अब ए बी होगा ये मुझे नहीं पता। अरे हाँ कि ना? तो ऐसा नहीं कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख दिया। अरे आदत है ना अभी तक। अरे इसका होल स्क्वायर पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये सब मैट्रिक्स में नहीं लिखना अपने को, नॉनसेंस वाली बात है। अरे हाँ कि ना? और मान लो थोड़ी देर के लिए डिफाइंड भी है, थोड़ी देर के लिए मान लें डिफाइंड भी है, तो ये ए बी आएगा और यहाँ बी ए आएगा, और ए बी और बी ए बराबर हो ये जरूरी? तो भी 2ab नहीं लिख पाओगे, तो भी ए बी प्लस बी ए लिखना पड़ेगा। अरे हाँ कि ना? तो थोड़ी सी ये नई चीज़ है, इसको फील आना चाहिए कि हमें प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान रखना है। अरे हाँ कि ना? तो ये लिखना जो है वो नॉनसेंस है, ये नहीं लिखना अपने को। ठीक है, समझ में आई बात? ये ठीक बात समझ में आ गई सबको? इसको नोट करो जरा, एक लाइन जो लिखी है ऊपर। अब आइए थोड़ा और कुछ लिख लीजिए फटाफट, फिर और आगे बढ़ाता हूँ उस चीज़ को। मिटाऊं क्या इसको? अब एक चीज बताओ, अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, और ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड है, मेरी बात ध्यान से सुनना। दो मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, और मैंने बोला ए बी भी डिफाइंड है और बी ए भी डिफाइंड है, सुनने में मेरी बात आ रही है? तो दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे, ये जरूरी है क्या? देखो यार, हाँ ना बोलने के पहले थोड़ा सोचा करो। तुम्हारी हाँ ना के लिए मैं बेकरार नहीं हूँ, सही आंसर के लिए मेरे को ज़्यादा चिंता रहती है। जरूरी नहीं है। अरे अभी तो दिया था 3/2 2/3, कहाँ स्क्वायर थे? ए बी बी ए दोनों डिफाइंड थे कि नहीं थे? तो ये जरूरी, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है पक्का है ए बी और बी ए डिफाइंड होंगे, सोच के अभी भी। यार तुम लोग बहुत गधेड़े हो। अगर दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उनका मल्टीप्लिकेशन दोनों डिफाइंड होगा, पक्का है। अजीब गधेड़े हो। एक 2/2 का, एक 3/3 का है, कर लो डिफाइंड। कब होगा? अब अगला स्टेटमेंट सुनना, जहां लॉजिक आता है ना फैल जाते हो तुम लोग। दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ए बी डिफाइंड है तो पक्का है कि बी ए भी डिफाइंड होगा, सोच के बोलना। दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ए बी डिफाइंड है तो पक्का है कि बी ए भी डिफाइंड होगा। दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं ए एंड बी, ए बी डिफाइंड है तो पक्का है कि बी ए भी डिफाइंड होगा। अरे होगा ही ना यार, स्क्वायर मैट्रिक्स है तो एक n बाई n है, एक m बाई m है, और ए बी डिफाइंड मतलब n इक्वल टू m है, मतलब दोनों n बाई n है, तो कर लो इधर उधर, क्या फर्क पड़ता है? अरे हाँ कि ना? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, हे प्रभु। और ये था 3/2, यही था ना अपना? ए भी तुम्हारी कॉपी में लिखा हुआ है,
अरे लिखा ना ए बी, इसका ए बी लिखवाया था ना यार, लिखा है कुछ लोगों ने। हाँ देखो, अब ध्यान से देखो उसके सारे एलिमेंट्स को, ध्यान से देखो। पहला एलिमेंट देखो प्लस प्लस प्लस, 3 एलिमेंट है ना उसने पहले वाले में। ध्यान से देखना, जो पहला एलिमेंट है मैं एक ही लिख रहा हूँ बस यहाँ पर, वो है A11 B11 A12 B21 A13 B31, यही है ना भाई? हाँ कि ना? ध्यान से देख बेटा, जरा ध्यान से देख, इसका जो कॉलम नंबर है और इसका जो रो नंबर है सेम है ना? कॉलम नंबर रो नंबर सेम है, कॉलम नंबर ये सारे एलिमेंट्स में है। ध्यान से देखो, है कि नहीं? सारे एलिमेंट्स में दिखेगा, पहले एलिमेंट का कॉलम नंबर और दूसरे एलिमेंट का रो नंबर सेम होगा। नहीं समझे क्या? शर्त भी यही थी, याद करो। पहले का नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू दूसरे का नंबर ऑफ रो, कोई तो बीच वाला गायब होता था। अरे हाँ कि ना? अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से भाई लोग। तो अगर एक मैट्रिक्स ए है Aij M क्रॉस P का, और एक मैट्रिक्स है B Bij P क्रॉस M का, तो ए बी डिफाइंड होगा कि नहीं? होगा। मान लो Cij M क्रॉस N का, इसमें कोई डाउट है क्या? जहाँ पे Cij होगा, Cij मतलब इस तरह के एलिमेंट्स, बताओ। Aik Bkj टाइप की चीज होगी का सिग्मा k इक्वल टू 1 टू P। अरे भाई k मतलब ये ग्रीन वाले 1 से लेके कहाँ तक गया? गया ना 1 से 3 तक कि नहीं गया? तो 3 क्या था? कॉमन था ना दोनों में। तो यहाँ पे जो कॉमन वाला है वो कहाँ जाएगा? जो को दोनों में कॉमन हो। इसलिए सिखा रहा हूँ, किताबों में ऐसे लिख दिया जाता है, फिर आप मुंह बांधोगे अरे क्या लिख दिया यार। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अपने को 3/3 से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बट पता होना चाहिए कैसे लिखते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? नोट करो। अब एक मैट्रिक्स है ए दिया हुआ 0 -1 0 -2, हे भगवान +2, और एक मैट्रिक्स बी दिया हुआ है 3 5 0 0। ये 2/2 का है, ये भी 2/2 का है। ए भी निकालो।
कोई मैट्रिक्स नंबर है कि जीरो हो जाएगा? हाँ तो ऐसा बोलो ना, जीरो मैट्रिक्स। जीरो बोलो कैसे मान लूँगा मैं? ए भी निकाला क्या सबने? इसका रो और इसके कॉलम, ये उठेगा आएगा 0 0 0 0। दिखा क्या सबको? तो इसको क्या बोलेंगे? नल मैट्रिक्स। ओ से लिखते हैं, जीरो नहीं है, ओ बोलते हैं। तो ए बी आया ओ, मतलब ए बी इक्वल टू जीरो, ऐसे बोलचाल की भाषा में ए बी इक्वल टू जीरो। अभी तक हमने पढ़ा है कि अगर x इंटू वाई जीरो है तो हम बोलते थे x इक्वल टू जीरो है, या फिर दोनों जीरो हैं। अरे यही पढ़ा है ना अभी तक। अबे यहाँ ना ए नल मैट्रिक्स है ना बी नल मैट्रिक्स है। ए नल मैट्रिक्स है क्या? बी नल मैट्रिक्स है क्या? प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स। तो अगर प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स हो तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। आया कि नहीं आया? क्या सीखा अपन ने कि अगर दो मैट्रिक्स हैं ए और बी और वो इक्वल टू जीरो आया है, दिस डजंट इम्प्लाई दैट एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी इज जीरो मैट्रिक्स। अरे हाँ कि ना? नोट करो। ऐसा नहीं कि ए बी इक्वल टू जीरो आया मैट्रिक्स में, आ रहा है ए इक्वल टू जीरो हो गया, ऐसा नहीं होता भाई साहब। ए बी इक्वल टू जीरो का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ए जीरो है या बी जीरो है। दोनों से कोई जीरो ना हो तो भी प्रोडक्ट जीरो आ सकता है। अगर ए और बी में से कोई एक जीरो है, सुनना मेरी बात, ए और बी में से कोई एक जीरो मैट्रिक्स है और ए बी जीरो है, ये हो सकता है हमेशा? ए और बी में से एक जीरो मैट्रिक्स है तो ए बी हमेशा जीरो होगा, बशर्ते वो डिफाइंड हो। अबे नहीं समझे क्या? अबे एक ए मैट्रिक्स लेता हूँ 0 0 0 0 2/2 का, और एक बी मैट्रिक्स ले लेता हूँ मैं 3/5 का। कर लो डिफाइंड ए बी। जब डिफाइंड ही नहीं होगा तो क्या होगा? नहीं समझे क्या? अगर डिफाइंड होगा तो पक्का है कि जीरो होगा, लेकिन डिफाइंड होगा ये जरूरी नहीं। लेकिन अगर प्रोडक्ट जीरो है तो जरूरी नहीं है कि वो जीरो होगा। लेकिन अगर जीरो है और डिफाइंड है तो पक्का है कि प्रोडक्ट जीरो होगा। अब ये सब याद रह जाए तो बात है। मैं बहुत सारी चीज़ें बता दिया मैंने, ये लॉजिक ही पूछने घुमाएंगे आपको जेई वाले, तो आपकी मर्जी। देखिए आइए, ए एक मैट्रिक्स दिया है 1 2 0 1 1 0 -4 4 0। एक बी मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 1 1 -1 2 2 2। और एक सी मैट्रिक्स दिया है 1 2 3 1 1 -1 1 1 1। तीन मैट्रिक्स दिए हैं, आपको ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। निकालिए फटाफट। रो टू कॉलम, ध्यान रहे इसमें एक ही रूल है।
कितना आया ए बी? 3 4 हाँ 1 फिर 2 3 और 16 यही आ रहा है क्या? AC भी यही आएगा, देखो चाहो तो निकाल के देख लो, निकालना ही है, निकाल के देखोगे ए बी आएगा यही और यही AC आएगा, देखो निकाल लो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करते आना चाहिए, जब तक सबका आएगा नहीं मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। जल्दी करो फटाफट। अरे हुआ क्या? AC आया कि नहीं आया? यही AC भी यही आएगा, देख लो। तो देखो ए बी इक्वल टू ए सी, ए ने ए को मार दिया, बी इक्वल टू सी। अरे हाँ कि ना? अबे बोलो, अबे बी और सी बराबर दिख रहे हैं क्या? बराबर मतलब सारे एलिमेंट सेम होने चाहिए, हैं क्या बराबर? ये कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। आदत है ना, ए बी इक्वल टू ए मार दो और बी इक्वल टू सी। मैट्रिक्स में ये नहीं चलेगा। क्या नहीं करना है ये भी तो पता होना चाहिए। क्या करना है ये तो मालूम होता नहीं, क्या नहीं करना है ये तो कम से कम पता हो कि निगेटिव मार्किंग तो ना हो, कम से कम पॉजिटिव ना सही, 0 तो आए कम से कम। तो ए बी इक्वल टू ए सी का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि ए और ए काट दिया जाए, बी इक्वल टू सी हो जाए। एक और काम करो, लगे यहाँ तो बी सी भी निकाल लो जरा। काम तुमको ही करना है, मैं तो सिर्फ बताऊंगा कि क्या नहीं करना अपने को, बाकी मल्टीप्लिकेशन तुमसे ही करवाऊंगा सारे में। मैं कोई मेहनत अब नहीं करने वाला ज़्यादा। जल्दी करो, BC निकालो। आ गया सबका? क्या आया? 6 1 2 1 6 6 6 8 यहाँ पर 6 8 6 ये आ रहा है BC। अरे हाँ कि ना? तो पूरा काम अभी नहीं हुआ है। अब ये निकालो, इस BC को A से प्री मल्टीप्लाई करो, BC को A से प्री मल्टीप्लाई करो।
अरे हुआ क्या, कर लिया क्या? ए बी सी 1 2 0 6 1 6 6 प्लस 2 8 आया क्या? 1 प्लस 7 प्लस 4 11 आया क्या? 6 आया। फिर बोलो फटाफट। 9। अबे इसमें फंस गए तुम लोग। 7 और 9 9 आएगा ही, इसमें क्या? 5 आएगा इसमें कुछ नहीं। माइनस 20 20 ये आ रहा है क्या सबका? 8 11 6 7 9 5 माइनस 20 माइनस 20 माइनस 12 ए इंटू बी सी। अरे ठीक है क्या? अभी थोड़ी हुआ है। अब ए बी निकाला था ना, ए बी को सी से पोस्ट मल्टीप्लाई। इसी बहाने मल्टीप्लिकेशन में हाथ साफ होगा तुम लोगों का, जल्दी करो। यही आएगा, देख लो। आया कि नहीं आया? आएगा ही, इसमें कुछ नहीं है। मतलब ए बी इंटू सी इज ए इंटू बी सी। मतलब मैं बोल सकता हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। कम्यूटेटिव नहीं है लेकिन एसोसिएटिव होता है। ए इंटू बी सी इज ए बी इंटू सी। लिख लिया क्या सभी लोगों ने? ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। ऑलवेज मे बी इक्वल, कभी कभी हो जाएगा ए बी इक्वल टू बी ए आ जाए, बट हमेशा वो ये जरूरी नहीं। अब लिखो ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस, TRACE, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, TRACE, trace. देखो, it is defined for square matrices only. It is defined for square matrices only. It is defined for square matrices only. Its numerical value equals to, its numerical value equals to sum of all the elements. Its numerical value equals to sum of all the elements of the principal diagonal of the matrix. Sum of all the elements of the principal diagonal of the matrix. जैसे ये एक मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 का। अरे है ना यार, तो ऐसे लिखा जाता है TR और A, ट्रेस ऑफ A। लिखेंगे 1 + 1 + 0, यानी कितना आ गया 2। तो ए का ट्रेस क्या आया 2, बी का ट्रेस देख रहे हो 4, सी का ट्रेस, समझ गए ना ट्रेस का क्या मतलब है? नोट कर लो यहीं पर कॉपी में एग्जाम्पल के लिए। एग्जाम्पल, कोई भी मैट्रिक्स लिख लो और उसका ट्रेस लिख दो, जिससे तुमको ध्यान रहे। कोई भी मर्जी से कोई भी मैट्रिक्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रेस मतलब उसके प्रिंसिपल डायगोनल का सम। ध्यान रहे सिर्फ स्क्वायर मैट्रिसेस के लिए ट्रेस डिफाइंड है, हर मैट्रिक्स के लिए नहीं। और भाई साहब आप लोगों ने ए भी निकाल रखा है क्या कॉपी में? अरे निकाल रखा है क्या? उसका ट्रेस कितना आया है?
-10 -10 आया सबका? पक्का ना? ए बी का ट्रेस सबने निकाल रखा है ना? ए बी निकाल रखा है ना? पक्का ना? बी ए निकालो। अबे बी ए निकालो। बी ए निकालो, यही मैट्रिसेज हैं, सारा गेम में इसी से हो जाएगा अपना। बी ए निकालो, बी ए। बी ए -10 आ गया। मैंने बी ए पूछा। तो बी ए कहाँ से -10 आ जाएगा? ए बी क्या आया था? है? ये क्या था? अलार्म है ये? मुझे लगा कोई दोस्त है तुम्हारा। नहीं, मुर्गों की भाषा समझते हो। यूनिक है यार, है ना? बढ़िया। निकाला भी है आप लोगों ने? इसका भी ट्रेस आएगा -10, अगर आपने सही निकाला होगा तो। यानी एक और आपने पढ़ा, ट्रेस ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ध्यान रखना है। ट्रेस ऑफ ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी ए। अब देख बेटा ध्यान से, ए कोई भी एक मैट्रिक्स ले लें, स्क्वायर 1, और कॉरेस्पॉन्डिंग इसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब थर्ड ऑर्डर का। तो देखो, अगर ए आई निकालेंगे ध्यान से, देखो ए आएगा, देखो ध्यान से, आएगा नहीं आएगा? देख बेटा, ये इस पे रखेगा ना, तो ये तो 0 हो जाएंगे, खाली यही बचेगा फिर से। और ये जब इस पे रखेगा तो ये बचेगा, और इस पे रखेगा तो ये बचेगा, ऑटोमेटिकली बाकी सब ऐसे ही। तो ए आई विल बी ऑलवेज इक्वल टू ए। देख आई ए भी यही आएगा, देख ध्यान से, आई ए देखे, ये रो उठा, इस कॉलम पे रख, आएगा कि नहीं आएगा? और ये हमेशा डिफाइंड होगा, ये आई ए और आई ए। अरे ऑर्डर सेम है ना यार, और स्क्वायर ही होगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स तभी डिफाइंड होता है जब वो स्क्वायर हो। अभी पढ़ाया था ना, तो ये स्क्वायर है, ऑब्वियसली ये भी स्क्वायर है, तभी तो बोलो हाँ कि ना। तो ए आई इज ऑलवेज इक्वल टू आई ए एंड बोथ आर इक्वल टू ए। दिखने में बहुत मामूली सी चीज़ है, इससे ही बहुत काम आने वाली है चीज़। समझ में आया क्या आपको? अरे हाँ कि ना? तो ये ध्यान रखना है, ए आई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू आई ए।
अब देखो, मिटाओ इसको, इसी तरीके से ए अगर ये है तो अगर के बात करनी है तो डिटर्मिनेंट में एक रो या एक कॉलम मल्टीप्लाई होता था, इसमें सारे एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होंगे। तो अगर किसी नंबर से आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो नंबर हर एक एलिमेंट्स में मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है आपको? तो इससे एक बड़ी अच्छी चीज़ निकली, ध्यान से देखना। मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल रहा हूँ, समझ गए होंगे, और डिटर्मिनेंट ऑफ के निकाल रहा हूँ। मान लो ये डेल्टा है, तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात भाई लोग, जब मैं इसका डिटर्मिनेंट लूंगा तो के तीनों रो से कॉमन है, समझ रहे हैं आप? ये के क्यूब डेल्टा होगा, आया कि नहीं आया? ऐसा नहीं कि के डेल्टा हो गया, ये के क्यूब डेल्टा हो गया अगर ये 3/3 का है, क्योंकि डिटर्मिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए डिफाइंड होता है। अगर फोर्थ ऑर्डर का होगा तो 4। तो इन जनरल अगर हम बात करें कि ए जो है वो n/n का है, तो के ए का डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू के की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ ए। हाँ या ना? नोट करो। हाँ बेटा, हाँ 2। लिखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, लिखिए ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। If we interchange rows and columns of a matrix, if we interchange rows and columns of a matrix, then the resultant matrix is called transpose of the matrix. Then the resultant matrix is called ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स। बड़ा सिंपल सा है। जैसे ये अगर ए है, इसका ट्रांसपोज को वो AT से लिखते हैं या A' से लिखते हैं, दोनों तरीके हैं। तो बोल रहा है बस इंटरचेंज कर दो, रो को कॉलम, कॉलम को रो बना दो। क्या कर रहा हूँ? ए लिख दिया, ए लिख दिया, A13, A23, A33, A12, A22, A32। समझ गए क्या बेटा? तो ये जो मैट्रिक्स बना ये उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर हो, स्क्वायर ना हो तो भी ये करेंगे। तो स्क्वायर अगर नहीं होगा तो ये अगर m क्रॉस n का है तो ये n क्रॉस m का हो जाएगा। अरे हाँ कि ना? और एक चीज़ आप बताओ, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या आएगा? ठीक है, हाँ कि ना?
देखो एक क्वेश्चन आया था कुछ सालों पहले एडवांस में, उन्होंने बोला था फाइंड द पॉसिबल स्क्वायर रूट्स ऑफ 1001। 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स के स्क्वायर रूट्स निकालने थे। तो आप बोलोगे सर ये नंबर तो है नहीं, स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे? देखो कैसे निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट निकालना मतलब हम किसी चीज़ को स्क्वायर करें तो ये आ जाए, नहीं आया। हम जिस चीज़ को स्क्वायर करें तो देखो स्क्वायर रूट अगर हम थोड़ी देर के लिए विजुलाइज करें, दिस इक्वल टू ए, दैट इक्वल टू ए स्क्वायर। अरे हाँ कि ना? तो मान लेते हैं, लेट एक मैट्रिक्स मान लें, ए बी सी डी इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1001। अब हमें क्या निकालना है? ए बी सी और डी, चारों की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब ये हुआ भाई लोग कि ए बी सी डी इंटू ए बी सी डी इज इक्वल टू 1001। आया नहीं आया? मल्टीप्लीकेशन कर लें बेटा, मदद करो। ए स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी प्लस बी डी, बोल। ए सी प्लस सी डी, बोल। बी सी प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। कंपेरेबल मैट्रिक्स है 2x2 के, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। चार अननोन है, ध्यान रखना, ए बी सी और डी, चार इक्वेशन चाहिए अपने को। तो ए स्क्वायर प्लस बी सी मस्ट बी इक्वल टू 1, बोलो यार। ए बी प्लस बी डी मस्ट बी इक्वल टू 0, ए सी प्लस सी डी मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड बी सी प्लस डी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। अरे हाँ कि ना? कितने अननोन, कितनी इक्वेशन, क्या निकालना है? निकालोगे क्या? निकालो। हाँ जी, आ गया ए बी सी डी। हाँ क्या? सारी वैल्यू
ABCD सारी बेवकूफ़ टाइप बात कर रहे हो, इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है। कितने मैट्रिक्स आए बता दो। अरे मैट्रिक्स भी तो बनाना पड़ेगा ना ABCD निकालने के बाद, तो निकालो। चार आएंगे। हे भगवान ईश्वर राम। चलो हम भी कोशिश कर लेते हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो C कॉमन आएगा A प्लस D, और यहाँ से देखेंगे B कॉमन आएगा A प्लस D इक्वल टू 0। अपन मान लेते हैं A प्लस D 0 नहीं है, और मान लेते हैं A प्लस D 0 है। दो केस बना रहा हूँ। अरे हाँ कि ना, A प्लस D अगर 0 नहीं है तो C और B दोनों 0 हैं। अगर C और B 0 हैं तो A स्क्वायर 1 है और D स्क्वायर भी 1 है। अरे हाँ कि ना, तो यहाँ से A1 प्लस माइनस 1 और D कितना प्लस माइनस 1, लेकिन A प्लस D 0 नहीं है, तो A 1 लेंगे तो D को 1 लेना पड़ेगा, और A अगर माइनस 1 लेंगे तो D को माइनस 1 लेना पड़ेगा, और साथ में C और B 0। एक सेट तो ये आया। ऐसा नहीं कि A1 ले लिया ये माइनस 1 ले लिया, क्योंकि पहला एजम्पशन क्या है, A प्लस D नॉट इक्वल टू 0। अब A प्लस D अगर 0 है तो ये 0 BC कुछ भी हो। अरे हाँ कि ना, B और C कोई भी रियल नंबर हो, कोई फर्क, तो भाई साहब ये 0 हो गए। अब आइए ज़रा इन दोनों को देखिए। A प्लस D 0 है, A प्लस D 0 होने का A स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर है। अरे इक्वल टू माइनस D स्क्वायर, तो D स्क्वायर A स्क्वायर बराबर, तो ये इक्वेशन सेम हो गई। मतलब A स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू D स्क्वायर प्लस BC इज इक्वल टू 1। और B और C कोई भी रियल नंबर है, तो A और D कोई भी रियल नंबर हो जाएंगे। बस शर्त क्या है कि इसका सम क्या आना चाहिए, 1। अरे यार, तो आंसर देखो जरा, समझो। 1 0 0 1 माइनस 1 0 0 माइनस 1 एंड A B C माइनस A सच दैट A स्क्वायर प्लस BC इक्वल टू 1। आया कि नहीं आया? अबे D कितना है, माइनस है। भाई एडवांस में आया है, कुछ तो मजे लेगा तुम्हारे।
ऐसे थोड़ी कि 4 इक्वेशन एबीसीडी निकालना था खत्म। इक्वेशन बनाने के बाद भी निकाल पाएंगे ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें जो एडवांस लाइक क्या है, यहाँ तक तो कुछ भी नहीं है। मेन तो ये सोचना था। तो कितने आएंगे ऐसे मैट्रिक्स? इनफाइनाइट, इनफाइनाइट।